हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेद क्लासेस में। और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और उस सीरीज़ में हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ा सा क्लास 6, 7 और 8, क्लास 6, 7, 8 का जो एसएसटी का पोर्शन होता है इसको कंप्लीट करें। क्योंकि एसएसटी में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और एक रीज़न ये भी कि एसएसटी सिर्फ एसएसटी में क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। पहले तो एसएसटी में हमको हिस्ट्री को देखने को मिलेगा, प्लस जियोग्राफी मिलेगी, है ना। जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स मिलती है और इकोनॉमिक्स सिविक्स भी मिलती है। ऐसे एसएसटी मतलब जो सोशल स्टडीज हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ना। क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं और साइंस में भी हमें बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलते हैं। और एक दूसरी चीज़, अभी हम फिलहाल यहाँ पे जो हमने लेके रखा है चैप्टर, यहाँ पे जो आपके सामने आपको दिख रहा है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये चैप्टर जो हमने लिया हुआ है ये है हमारे क्लास 6 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर। ओके, तो फिलहाल अभी हमने जो आज टॉपिक उठाया है वो हमारे क्लास 6 का ज्योग्राफी का है। ओके, तो आज हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। क्लास 6 की स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योग्राफी से। अभी हम ज्योग्राफी के देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, सिविक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे। ऐसे करके हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को देखते हुए आगे चलेंगे और सब बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे फिलहाल। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो अर्थ इन सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम ही समझ लें कि सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है। तो देखो, एक छोटी सी पिक यहाँ दिख रही है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पिक में, इसमें अगर हम देखें तो सन हमारा सेंटर में रखा हुआ है, सन हमारा सेंटर में है। उसके आसपास देखो आप, यहाँ पे सन ये सेंटर में हो गया हमारा, उसके आसपास यहाँ पे अर्थ है, मार्स है ना, वेनस है, यूरेनस है। ऐसे ये बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके आसपास यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये एक टाइप का हमारे सोलर सिस्टम की पिक है। अब हम चलते हैं आगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलो, तो शुरुआत हमारी जो होती है वो यहाँ से है। जैसे देखते हैं ना कि जैसे ही रात होती है तो आसमान में बहुत सारे तारे एकदम टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग है, कहते हैं हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। जैसे ही सनसेट होता है और सनसेट के बाद हम जब आसमान में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एक तारा दिखा, फिर दो दिखे, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये बढ़ते चले जाते हैं और इतने सारे हो जाते हैं कि फिर उनको काउंट भी नहीं कर पाते। ओके, और पूरा स्काई जो हमारा होता है, द होल स्काई इज फिल्ड विद द टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और इनमें कुछ कैसे होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं और अदर्स कुछ कैसे होते हैं, डिम होते हैं। तो ऐसे करके ये इसमें बहुत सारे स्टार्स वो ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही है क्या होता है, आफ्टर द सनसेट। और जैसे जैसे रात की तरफ हम बढ़ते जाते हैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली आती हैं। कहते हैं ऐसा सीम होता है, इट्स यहाँ पे थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद द डायमंड्स स्टडेड विद डायमंड्स। मतलब ऐसा फील होता है कि पूरे स्काई में क्या है, डायमंड से भरा पड़ा है, ऐसे करके टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो देखो ये लिखा है कि दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। हमें ऐसा नज़र आता है कि ये सब ट्विंकल कर रहे हैं। बट अगर हम केयरफुली उसको नोटिस करें, उसको देखें, तो हमें क्या नज़र आएगा। तो देखो, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइन। वो सब क्या होते हैं, वो बिना किसी फ्लैक्चुएशंस के, ऐसे ही जैसे हमें मून नज़र आता है कि वो एकदम से चमकीला नज़र आ रहा है, हमें शाइनिंग करते हुए नज़र आता है, ऐसे ही सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दे अपियर टू बी ट्विंकलिंग, बट ऐसा होता नहीं है। वो बिना किसी फ्लिकर के एज जैसे मून हमारा शाइन करता है वैसे ही सारे के सारे वो शाइन करते हैं। बस ये बहुत दूर होने की वजह से और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उनकी बहुत सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन है, रेफ्लेक्शन है, इनकी वजह से ये ऐसा होता रहता है। और इनकी डिस्टेंस बहुत दूर है, इसलिए हमें ऐसा ये सब नज़र आता है। ओके, आगे चलते हैं।
इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि along with these bright objects, है ना, along with these bright objects you may also see the moon on most of days, और ज़्यादातर दिनों में हम मून को भी देखते हैं। तो कैसे? इट मे however appear at different times in different shape and different positions। ये जो हमें मून देखने को मिलता है ये डिफरेंट शेप में डिफरेंट पोजीशन पे देखने को मिलता है, अलग अलग दिन में हमें अलग अलग जगह पे नज़र आता है। तो इसी में एक कहानी हमें ये देखने को मिलती है कि फुल मून क्या होता है, और दूसरा हमको देखने को मिलेगा न्यू मून ये क्या होता है। ओके, तो इन टॉपिक्स पे अभी हम देख लेते हैं फटाक से। तो फुल मून हमारा क्या है, तो देखो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में हमें सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, जब पूरा मून हमारा एकदम चमकीला स्फीयर टाइप का नज़र आता है, तो उसी को हम बोलते हैं फुल मून नाइट, और हिंदी में हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे हम लोगों ने सुनते भी रहते हैं कि पूर्णमासी है, मतलब पूर्णिमा है, अमावस्या है, वो चीज़ें। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं। एक तो और पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और उसके बाद हम उसको नहीं देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून लाइट या अमावस्या बोल देते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट। आगे चलते हैं। डू यू वंडर वाई कैन नॉट, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ होता है कि डू यू wonder why cannot we see the moon and all those bright or tiny objects during daytime। ये एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि क्या आप ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं कि दिन में हमें ये सब क्यों नहीं नज़र आते हैं, मून है ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दिन में क्यों नहीं नज़र आते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो देखो दिन में क्यों नज़र नहीं आते, बस ये हमें देखना है कि क्यों नज़र नहीं आते। तो दिस इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जो दिन में होता है वो बहुत ब्राइट लाइट होती है सन की, और उसकी वजह से वो हमको अलाउ नहीं करते कि हम इतने सभी चीज़ों को देख पाए, क्योंकि जो अर्थ पे दिन में क्या होती है, ब्राइटनेस जो उसकी लाइट जो सन की पड़ती है वो जहाँ पे हम होते हैं वहीं पे पड़ती है, और उसकी वजह से जब वो उसका इतना ज़्यादा लाइट पड़ता है ना, कह रहे हैं ना कि वेरी बिग ब्राइट लाइट, तो अदर चीज़ें ये दूर वाली हमें नज़र नहीं आती। ओके, आगे चलते हैं। कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती हैं इसको देखते हैं। तो कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या है, जैसे हमारे ये सन है, द सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई ऑल द आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। जो भी है सन है, मून है, और जो भी जितने शाइनिंग करते हैं हमारे स्काई में, वो सब हमारे और जो बॉडीज हैं उन सबको हम लोग कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, अब कैलेस्ट्रियल बॉडीज में भी एक हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो होती हैं कुछ तो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा हॉट होती है ना। तो सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो हमारी हैं वो वेरी बिग और वेरी हॉट, बहुत बड़ी और बहुत हॉट होती हैं। ये ऐसा क्यों, और आगे देखते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये सब गैसेस से बनी होती हैं। अब गैस से बनी, उसके बाद और क्या होता है इनमें, बात अभी हम किसकी कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज की। ठीक है, उसके बाद दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है। मतलब कुछ बॉडीज की बात कर रहे हैं हम लोग, शम कैलेस्ट्रियल बॉडीज, और जो ऐसी बॉडीज जिनमें ये सब कुछ होता है वो होते हैं हमारे स्टार्स, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ये हमारे क्या है, स्टार। ठीक, स्टार्स के पास क्या होता है कि ये बहुत बड़े होते हैं, वेरी बिग एंड हॉट, और दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने होते हैं, और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास इनकी खुद की हीट और इनकी खुद की लाइट होती है, विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, और दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। ओके, और एक पॉइंट ये कि सन जो हमारा है वो भी एक स्टार है। हमसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सन क्या है, एक प्लैनेट है या एक स्टार है। तो सन हमारा क्या है, सन भी हमारा एक स्टार है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखते हैं काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और हम लोग देखते हैं काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और सन के ही तरह बहुत सारे स्टार, सन जैसे ही बहुत सारे स्टार हम लोग देखते हैं। सन को सन बहुत बड़ा नज़र आता है, ये क्यों नज़र आता है, क्योंकि सन हमारे पास में है, और सन जैसे सन से बड़े बड़े भी स्टार, बहुत सारे स्टार्स सब पड़े हुए हैं ऊपर, क्योंकि अभी वो छोटे छोटे क्यों नज़र आते हैं, बिकॉज वो बहुत दूर है हमसे। देखो, बट वी डू नॉट फील देयर हीट, हम उनकी हीट को फील नहीं करते, लाइट को फील नहीं करते, बिकॉज, और ये हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं क्यों, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम
अस। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से आता है कि हम सन जैसे बहुत सारे स्टार स्काई में हैं, लेकिन उन सब की हम हीट है, लाइट है, ये हम सब फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं फील कर पाते? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कोई भी बड़ी सी चीज़ देखो दूर से अगर, तो हमें छोटी नज़र आती है ना। जैसे अभी एक हेलीकॉप्टर हो, एक हवाई जहाज़ हो, और अगर हम पास में खड़े होकर देखते हैं एरोप्लेन को तो कितना बड़ा नज़र आता है, और वही अगर ऊपर उड़ रहा होता तो छोटा सा नज़र आता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन वो दूरी की वजह से हमें छोटे नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कॉन्स्टलेशंस। ये क्या होते हैं? ओके, तो ये क्या होते हैं, इनको देखने के लिए हम चलते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं बहुत टाइप के हमें आसमान में नज़र आते हैं, ये हमारे सब कॉन्स्टलेशंस ही होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम देख लें, ये हमारा क्या एक सप्तऋषि का ग्रुप है। ओके, तो ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, और इन्हीं के जस्ट बगल में एक ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या नॉर्थ स्टार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ओके, और उसी के पास में इधर ये हमारा सप्तऋषि है। तो अभी हम ये सप्तऋषि वाला जो हमारा है इनके बारे में भी पढ़ेंगे और नॉर्थ स्टार के बारे में भी देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं फटाफट से। तो फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्स्टलेशंस की। ओके, तो while watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पैटर्न बने होते हैं स्टार में, कहीं यहाँ पे एक ग्रुप, कहीं वहाँ पे एक ग्रुप, ऐसे करके ग्रुप ग्रुप बने होते हैं, जैसा हमने अभी आपको दिखाया पीछे ना। तो दीज आर कॉल्ड, इन ये जो सारे के सारे हम लोग देखते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और इन्हीं कॉन्स्टलेशन में आता है हमारा उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। जैसे हमने सप्तऋषि की बात की, ऐसे ही हमें यहाँ पे एक उर्सा मेजर या उसी को हम बिग बियर भी कह लेते हैं, ये भी एक हमारा कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, और एक और आगे चलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। कौन सा? सप्तऋषि, है ना। इन्हीं में भी जो हम बात कर रहे थे पीछे सप्तऋषि की, वो ये रहा। तो ये भी हमारा एक कॉन्स्टलेशन है। और सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? सप्त मतलब सेवन और ऋषि मतलब सेजेस। ठीक, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार। जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ सेवन स्टार। सप्तऋषि जिसको बोलते हैं हम लोग, ये है हमारा ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। ओके, और ये भी हमारा क्या बनता है? तो देखो सप्तऋषि हमारा जो था सेवन, जो ग्रुप है सेवन स्टार का, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक, तो चलते हैं और आगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप हैं आसमान में, देखते हैं आगे चलते हैं। हम लोग स्टार्स की ही बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इन एशियन टाइम, एक कहानी टाइप की, ऐसे समझ लो कि पुराने टाइम में लोग कैसे पता करते थे नाइट के टाइम में डायरेक्शन कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। तो देखो इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। स्टार की हेल्प से ही नाइट में वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। जैसे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ये है कि जो नॉर्थ स्टार है, इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, जो नॉर्थ स्टार था वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता था, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। ओके, देखो ये वाला था पोल स्टार, अभी जिसको हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्थ स्टार की बात कर रहे थे, ये रहा हमारा। ठीक, तो ये हमारा नॉर्थ स्टार। आगे चलते हैं। और पुराने टाइम में लोग कैसे पता करते थे? इसी से पता करते थे, क्योंकि इसमें एक पंगा है। जो हमारा पोल स्टार है, ये ये क्या था? नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार था वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता था, और इसको हम लोग बोल देते हैं पोल स्टार भी बोलते थे। और क्या है यहाँ पे कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। स्काई में हमेशा सेम पोजिशन पे रहता था, मतलब ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही रहेगा, उसको देख के पता कर लेते थे कि ये नॉर्थ में है तो हम किधर निकलने वाले हैं। अब पोल स्टार को भी कैसे पता कर लो? उसके जस्ट बगल में, पोल स्टार के जस्ट बगल में अगर हम देखें तो सप्तऋषि की बात आ रही है। सप्तऋषि थे, पीछे हम आपको ग्राफ में दिखा चुके हैं कि इधर हमारे सप्तऋषि बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सप्तऋषि है, और इधर हमारा कोई नॉर्थ में ये पोल स्टार बन रहा था, है ना। तो ये, तो सप्तऋषि की हेल्प से भी हम यहाँ पे पता लगा सकते थे पोल स्टार के बारे में। जैसे ये देख लो, ये हमारे सप्तऋषि है, और ये हमारा इधर साइड में हमारा नॉर्थ स्टार है। डन। अब देखो सप्तऋषि के ये दो स्टार पकड़ो, एक ये और एक ये, इनको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिला दें तो इनको स्ट्रेट लाइन में मिलाने की जो डायरेक्शन जा रही है वो इधर स्टार पे पहुंच रही है, और यही हमारा क्या नॉर्थ स्टार। बस इसी से आइडिया लग जाता है कि ये इधर साइड इसके उत्तर होगा,
मतलब कि नॉर्थ होगा, अगर इधर हमारा नॉर्थ हो गया तो इधर हमारा सीधी सी बात है कि साउथ होगा। बस ऐसे ही उन्होंने नॉर्थ और साउथ का आइडिया लगा के अपना काम कर लेते थे। ठीक, तो ये हमारी पोल स्टार की बात होगी। आगे चलते हैं। अब अभी हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज की बात कर रहे थे ऊपर, तो कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज ऐसी हैं जो जिनके पास खुद की अपनी कोई हीट और कोई लाइट नहीं होती है। ओके, सीधी सी बात आ रही है हमारी प्लैनेट्स की कि ये प्लैनेट क्या होते हैं। तो ऐसे कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की हीट खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये some celestial bodies do not have their own heat and light, तो they are lit by the light of the star, तो such bodies are called planets। ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक, अब ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया, तो जो प्लैनेट वर्ड है, तो द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, प्लैनेटाई सॉरी, कहाँ से आया, प्लैनेटाई, और इसका मतलब है इन्होंने बताया हमें बाउंडर्स। तो अर्थ जो हमारी है, तो अर्थ, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, अर्थ भी हमारी क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, इसकी खुद की कोई हीट कोई लाइट नहीं है, बिकॉज ये सीधा सा डिपेंड किस पे करती है, सन पे करती है। आगे चलते हैं। देखो ये लिखा है कि इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, और सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसी पे हम पूरा का पूरा एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस तो से द मून, तो इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम क्या करें, अगर हम अर्थ को देखें, जैसे भी हम अर्थ पे हैं मून को देख रहे हैं, ऐसे ही मून पे चले जाएं अर्थ को देखें, तो जैसा अभी हमें मून दिखता है वैसे ही सेम हमको क्या दिखेगा, अर्थ भी नज़र आएगी जब हम मून पे निकल जाएं। ठीक, आगे चलते हैं। अब मून हमारा क्या है, तो मून हमारा जो है वो है, मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। मून हमारा क्या है, सैटेलाइट है। मून कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक सैटेलाइट है। ओके, और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, तो ये इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, और ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ मूव करती रहती है, वैसे यहाँ पे मून भी सेम अर्थ के लिए करता है। तो अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक, अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है मून। ओके, तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है, मून है। तो लाइक अवर, देखो लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और हमारी अर्थ की तरह ही और 7 प्लैनेट हैं जो सारे के सारे हीट और एनर्जी के लिए डिपेंड कर रहे हैं सन पे। ठीक है, तो उनमें से कुछ कैसे हैं, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स, उनमें से भी कुछ के पास अपने खुद के मून है। जैसे अर्थ का एक मून है, मतलब अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, और ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास उनके खुद के बहुत सारे मून हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सोलर सिस्टम की तरफ कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है। धीरे धीरे हम एक एक करके अपने पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, तो चलो देखते हैं। अब आ गई हमारी बात द सोलर सिस्टम पे। तो देखो सोलर सिस्टम में क्या क्या है, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स और सन और 8 planets, ये सब मिला के हमारा क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बना के तैयार करते हैं। ओके, ये सब के सब हमारा बना के यहाँ पे एक सोलर सिस्टम हमारा तैयार होता है, फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। ये हमारी एक पूरी की पूरी सोलर फैमिली है, और सोलर फैमिली का हेड कौन है, हमारा सन है, क्योंकि हम एनर्जी के लिए, हीट के लिए सब डिपेंड किस पे कर रहे हैं, सन पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा सन के बारे में पता करते हैं कि सन हमारा क्या है, और सन के बाद हम थोड़ा सा पीछे आपने देखा होगा एक ये अभी ग्राफ टाइप का ये पूरा एक इमेज बनी हुई, इसको हम इन डिटेल रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सन के बारे में जानेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो हम आगे हैं अभी सन पे। सन हमारा क्या है, सन क्या है, ये हेड है सोलर सिस्टम का, यही मुखिया जी हैं इसके, है ना। चलो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो सन हमारा कहाँ होता है, और ये जो अभी आप पढ़ने वाले हैं सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखना चाहें तो हमें यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और यहीं से सब कुछ समझ आना है। पीछे वाला हमने जो टिक कराया है तो वो अभी हम लोग देखा थी, जो स्टार्स क्या होते हैं, स्टार किससे बने होते हैं, वो सब।
या कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो सब। आगे चलते हैं सन की तरफ। तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन हमारा कहाँ है, सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अभी ने पीछे पढ़ा था कि स्टार कैसे बने हुए हैं, तो स्टार कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े और गैसेस से बने हुए हैं ना। तो इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, और हाँ इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और इसी के पुलिंग फोर्स की वजह से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारा कैसा है, बाइंड, मतलब ऐसे ही को पूरा का पूरा घूमता, नहीं तो पता पड़े एक प्लैनेट इधर एक उधर भागते हुए नजर आए। फिर सन हमारा क्या, तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। और सन की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, द डिस्टेंस ऑफ द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ से ही लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, समझो इतनी दूर। और फिर भी कभी कभी इतनी गर्मियों में देखते हैं कितनी ज़्यादा हीट हो जाती है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये ऐसे करके, एक सेकेंड अभी बनाते हैं इसको, मान के चलो ये हमारा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक ये हमारा फोकस और एक ये फोकस, थोड़ा सा सर्कल बन गया, सर्कल ना बना के इसको दोबारा से बनाते हैं, एक सेकेंड। ऐसे मान लो इलिप्टिकल टाइप का होता है ये, यहाँ पे एक फोकस होती है इक्लिप्स की, एक यहाँ पे फोकस होती है। सन को तुम यहाँ पे मान लो, ठीक। और उसके बाद हमारा जो प्लैनेट अर्थ है एक टाइम यहाँ पर और एक टाइम यहाँ पे। अब जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में क्या होगा, सन यहाँ पे हो, सन हमारा जो है वो अर्थ जो हमारी वो सन के पास होगी। और जब सर्दियाँ हैं तो ये देखो दूर हो जाती है, ठीक है। और ये 6 मंथ का गैप होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो सर्दी गर्मी का सब यहीं से प्रोग्राम चलता रहता है। फिलहाल हमने सन के बारे में बात की, और सन के बारे में बात करते हुए हम चलते हैं थोड़ा सा इस सिस्टम में अपने। देखो ज़रा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे कैसे है, ओके। तो यहाँ हम देखें तो ये हमारा सन यहाँ पे, ठीक। सन के बाद ये उसके आसपास देखो यहाँ पे ये एक ऑर्बिट बनी हुई है, एक ऑर्बिट ये बनी है, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, ऐसे करके ये ऑर्बिट में बहुत सारे यहाँ पे जो प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट की अपनी अलग अलग ऑर्बिट है, और ये ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ये देखो एस्ट्रोनॉइड बेल्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो ऐसे करके ये यहाँ पे हमारा मार्स, ये मार्स, यहाँ पे जुपिटर, और यहाँ पे बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ओके। तो चलो देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद और आगे निकला हमारा जुपिटर के बाद यहाँ पे आ जाओगे आप, जुपिटर आ गया। जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न मिल जाएगा। सैटर्न के आसपास देखो ये रिंग टाइप की बनी नज़र आ रही है ना। फिर उसके बाद यूरेनस। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारा बना हुआ है। चलो अब इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो पहला, और हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये नंबरिंग आ रही है ना हमारी 1 2 3 करके, यहाँ पे जो 1 2 3 करके ये नंबरिंग जो हम देख रहे हैं, ओके। ये यहाँ पे मरकरी है, फिर यहाँ पे हमको वीनस देखने को मिलेगा। तो नंबरिंग का सिस्टम सीधा सा है कि जो सन से हमारी डिस्टेंस है वो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले सन के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे मरकरी के बाद और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वीनस के बाद अर्थ। तो ये ऑर्डर एक सही से लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी ऑर्डर में ये प्लैनेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, प्लैनेट भी जो है वो हमारे 2 टाइप में बटे हुए हैं। एक तो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं यहाँ पे ये, ठीक। और दूसरे हमारे ये आगे हम देखेंगे आउटर प्लैनेट्स भी हैं इधर, आउटर प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट में कौन कौन से हैं वो भी अभी हम यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, पहले तो हम इनर प्लैनेट्स को देख लेते हैं कि इनर प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहला हम देखते हैं मरकरी को, ठीक। तो मरकरी क्या है, तो वन ऑर्बिट अराउंड द सन, वन ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये मरकरी जो है, मरकरी जो अपना पूरा का पूरा एक कंप्लीट जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा के पूरा एक कंप्लीट करता है फंक्शन को, वो करता है अपना 88 डेज में, ठीक है। ये हमारा 88 डेज में इसका पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और अपनी खुद की जो अपनी एक्सिस है उस पर इसको कितने दिन लगते हैं, तो उस पर ये 59 डेज में एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं, सेकंड हमारे पास है वीनस, ठीक। और वीनस का
ये कितने दिन में चक्कर पूरा करता है सन का? तो वीनस जो है वो सन के आसपास जो चक्कर कंप्लीट करता है वो 255 डेज में कंप्लीट करता है। वीनस हमारा जो है वो 255 डेज में कंप्लीट करता है इसको। उसके बाद आ जाओ, और अपनी खुद की एक्सेस पे कितने में कंप्लीट करता है? 243 डेज में। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट चलते हैं हम प्लैनेट अर्थ। अर्थ जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वो, तो अर्थ क्या करता है? वन ऑर्बिट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको कितने दिन का टाइम लगता है? 365 डेज में ये पूरा का पूरा कंप्लीट करता है। और अपने खुद के एक्सेस पे उसको पूरा कवर करने में कितना लगता है रोटेशन? वो 1 डे, एक दिन में ये पूरा का पूरा घूम जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आया अच्छा सा कि नंबर ऑफ मून्स इसके कितने हैं? 1, जो भी हमने पीछे बात करी थी। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा आता है मार्स। और मार्स का क्या है? वन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इसको 687 डेज लगते हैं। और उसके बाद है इसका वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी खुद की एक्सिस पे घूमने में इसको पूरा एक दिन लगता है। एक दिन अर्थ को लगता है और एक दिन इसको भी लगता है। बट नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो इसके कितने हैं? 2 है। इसके नंबर ऑफ मून्स हमारे 2 है। जो हम ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, मरकरी, वीनस और इन सब के, बस यही सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से हमारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। नेक्स्ट, ये हमने भी पढ़े इनर प्लैनेट्स। अभी हम चलते हैं आउटर प्लैनेट की तरफ। ओके, तो चलो देखो आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट में पहले हम देखते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये 3 प्लैनेट जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये हमारे आउटर प्लैनेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जुपिटर। जुपिटर जो है वो सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 11 ईयर्स, 11 मंथ और 12, ओके 11 ईयर्स 11 मंथ अबाउट 12 ईयर्स, लगभग कि 12 ईयर ये लगाता है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जुपिटर को जो टाइम लगता है वो 11 मंथ, और लगभग कि कह सकते हैं कि 12 ईयर के समथिंग लगता है। ठीक, और अपनी खुद की एक्सेस पे रोटेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है? तो खुद की एक्सेस पे रोटेशन कंप्लीट करने में इसको 9 आवर 56 मिनट लगते हैं। ठीक, और इसके नंबर ऑफ जो मून्स है, नंबर ऑफ मून्स इसके लगभग 53 मून्स हैं, ये ध्यान रखना। जुपिटर के लगभग 53 मून्स होते हैं। उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, सैटर्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा। तो इसका सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग 29 ईयर्स लग जाते हैं और 5 मंथ्स। ठीक, और उसके बाद इसका जो अपना खुद की एक्सेस पे रोटेशन का जो टाइम है वो 10 आवर्स 40 मिनट का है। अपनी खुद की एक्सेस पे घूमने में इसको 10 आवर्स और 40 मिनट लगते हैं। और नंबर ऑफ मून्स की अगर बात करो तो इसके नंबर ऑफ मून्स इसके पास भी कितने हैं? 53 है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूरेनस की तरफ। यूरेनस का सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 84 ईयर लगे। ठीक है, और अपने खुद की एक्सेस पे इसको घूमने में जो है लगने वाला टाइम है वो 17 आवर का है, 17 आवर 14 मिनट का। एंड नंबर ऑफ मून्स जो है वो इसके पास 27 है। ओके, तो ये हमारे जो प्लैनेट हो गए ये हमारे आउटर प्लैनेट की बात होगी। एक बार आप पूरा इसका फिगर देख सकते हैं, ये यहाँ से। ठीक, ये हमारा इधर सन देखने को मिल जाएगा आपको, मरकरी और ये सब देखने को मिल जाएंगे। डन। तो यही जो प्लैनेट अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो हम नीचे सारे एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सन के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, तो सन हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स थे उनको हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो चलो आ जाओ प्लैनेट देखते हैं। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं अवर सोलर सिस्टम। तो इन ऑर्डर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से अगर हम ऑर्डर में देखें कि डिस्टेंस उनके डिस्टेंस के ऑर्डर में अगर देखें तो पीछे भी जो अभी हमने डिस्कस किया 1 2 3 4 करके वो भी उसके डिस्टेंस के ऑर्डर में ही थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले मरकरी सन के पास में, सेकंड नंबर पे वेनस है, फिर थर्ड पे अर्थ पड़ता है, उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी उन्होंने एक ट्रिक बना के रखी है, वो हमको ये दे रखी है। ओके, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इससे आप कंपैरिजन कर करके पढ़ सकते हैं कि माई वाले एम से ले लो मरकरी, है ना, वी से हमारा वेनस हो गया, ई से हमारा अर्थ हो गया, मार्स में एम मदर वाला इसे मार्स ले लो, जी से जुपिटर, और सर मतलब सैटर्न, और यूएस अस मतलब कि यूरेनस, और एन मतलब कि नेपच्यून। तो एक ट्रिक टाइप की बना रखी है उन्होंने। तो इसमें अगर आप समझना चाहें तो इस ट्रिक को याद करके और इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं उसको। ओके,
चलते हैं आगे। ये तो हमारे 8 प्लैनेट की बात होगी। अब जो प्लैनेट हैं वो मूव करने के लिए उन्हें कुछ, तो अभी हमने देखा ना पीछे बहुत सारे सर्कल सर्कल से बना रखे थे, तो वो जो सर्कल टाइप के बने होते हैं उनको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है। तो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। उनके सबके अपने अपने फिक्स पाथ हैं, और जो ये फिक्स पाथ है उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ओके, डन। अभी पीछे अपने जो हमने वहाँ पे जो प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम का पूरा ग्राफ बना हुआ था और हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो वही सेम यहाँ पे भी हम आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कह रहे कि मरकरी जो है, मरकरी क्या है? नियरेस्ट है सन के, हमने देखा भी है। तो इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और वीनस जो है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये अच्छा सा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो वीनस है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है? तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसका जो साइज है और जो शेप है वो लगभग लगभग अर्थ के जैसा है, इसलिए अर्थ का जो ट्विन बोला जाता है वो वीनस को बोला जाता है। और एक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में ढाल लो, बहुत टाइम पूछा जाता है कि अर्थ का ट्विन क्या होता है, तो ये वीनस। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं टिल रिसेंटली अगस्त 2006। एक यहाँ पे कहानी आती है, ठीक, कहानी नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो आप। तो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो भी एक प्लैनेट था। हाउएवर, इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, और उसमें ये डिसीजन लिया जाता है दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स जैसे सेरेस 2003 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट में, प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया उठा के। तो सेरेस हो गया और प्लूटो हो गया, ये हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स में चले जाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्थ की। ओके, अर्थ, अभी जो चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था, अब हमको अर्थ मिला है। ठीक, तो अर्थ हमारा क्या? द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के नियरेस्ट थर्ड प्लैनेट हमारा जो है वो अर्थ है। तो इन द साइज, अगर साइज की बात करें तो इन द साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं ना निकल के, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ये हो जाता है कभी क्वेश्चन में, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, साइज की बात करता है तो। और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये पोल्स पे कैसा है? थोड़ा सा फ्लैटेंड है। और दैट इज वाई इट इज़ अ शेप डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड, और इसका जियोइड का मीन क्या होता है? एन अर्थ लाइक शेप। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से हमको अर्थ के बारे में मिलते हैं। नेक्स्ट और चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। तो देखो, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ। सिर्फ अर्थ पे ही यहाँ पे हमें लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस मिलती हैं। तो क्यों? क्योंकि द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। तो इट हैज़ वाटर एंड एयर, उसके पास क्या है? वाटर भी है, एयर है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अर्थ पे क्या है? लाइफ है। ओके, तो द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट हमको होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, तो द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हमसे रीजन्स पूछे जाएँ कि बताओ अर्थ पे लाइफ क्यों है, या क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, तो जो अभी हमने ये सारे रीजन्स पढ़े, इनकी वजह से अर्थ पे यहाँ पे हमें लाइफ मिलती है। ये सारे रीजन्स हमने जो अभी यहाँ पे पढ़े। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, एक और कि अगर हम स्पेस से देखते हैं, तो स्पेस से अगर हम देखें तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम बाहर निकलें, अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में पहुँचे और वहाँ से जब हम अर्थ को देखें तो अर्थ हमें कैसी अपीयर होती है? ब्लू। क्योंकि बिकॉज इस 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। हाँ, ये क्वेश्चन याद रखना कि 2/3 पार्ट ऑफ दिस 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है? पानी से। ठीक है, तो इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, और जब हम बाहर निकल के जाते हैं अर्थ से, स्पेस से देखते हैं, तो ये हमें ब्लू अपीयर होती है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका कितना सरफेस पानी से घिरा हुआ है? इसका 2/3 पार्ट। ओके, तो यहाँ अर्थ की बात होगी। ओके, अब चलते हैं मून की तरफ थोड़ा सा, कि मून क्या है। तो देखो,
मून की बात कर लेते हैं भाई। तो द अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमने भी पीछे भी बात की थी कि हमारे जो अर्थ की है वो केवल और केवल एक सैटेलाइट है नेचुरल। तो द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, अर्थ की सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है जिस जो क्या है मून है। और इसका अगर हम एक कंपैरिजन देखें डायमीटर में, तो द इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 द अर्थ, अर्थ का कितना, इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 पार्ट के बराबर है, ये याद रखना। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 पार्ट, ओके, इतने के बराबर है द अर्थ। तो इट अपीयर सो बिग, लेकिन ये हमें दिखता बहुत बड़ा है। तो क्यों दिखता है? इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट्स नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से अर्थ में, अर्थ के पास में है, अदर की अपेक्षा ये ज़्यादा पास में है। कितनी दूर है भाई ये? तो ये है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, हमसे कितना 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये इतना पास में है इसलिए ये इतना बड़ा सा दिखता है, बट ये इतना, और सन सोचो कितनी दूर है, इसलिए वो, लेकिन वो बिग स्टार है फिर भी इतना छोटा नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये दूर है बहुत ज़्यादा। ठीक, ये इन्होंने एक हमें फिगर दे रखा है तो ये देख लो। अब बात करते हैं कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ये लो, बोलने की देर नहीं, आगे मिल गया है ना, कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। ओके, चलते हैं आगे। अभी हमने पीछे ग्राफ में भी पढ़ा, वो जो अभी पीछे एक पिक्चर टाइप की थी और उसके नीचे पॉइंट लिखे तो वो भी पढ़े, और हम फिलहाल इधर भी देख लेते हैं एक फिर से पॉइंट वही। ये जो मून है, मून को घूमने में, मूव अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। जो मून है हमारा उसको अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 डेज लगते हैं। और यहाँ दूसरा पॉइंट भी यही कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और खुद की अपनी एक्सिस पे इसको घूमने में भी यही टाइम लगता है, सेम 27 डेज में ही ये यहाँ पे भी घूमता है। तो एज ए रिजल्ट जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि एज ए रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो सीधी सी कहानी ये है कि अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ पे हम मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस देखते हैं, ठीक है, जो उसकी साइड होती है हमेशा हम एक ही साइड देखते रहते। क्यों? क्योंकि इसको अर्थ के चारों तरफ घूमने में 27 डेज और इतना ही अपनी एक्सेस पे कंप्लीट करने में। तो अगर अर्थ के साथ ये ऐसे ऐसे घूम रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ वाले को तो सेम वही फेस देखने को मिलता है ना, धीरे धीरे रोटेट करता रहता है तो एक ही फेस देखने को मिलता है। ओके, तो ये समझ लो कि हमें हमेशा बी ओनली वन साइड ऑफ द मून इट विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अब और क्या है कि द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, और मून पे रहने के लिए लाइफ के सपोर्टेबल कंडीशंस नहीं है। क्योंकि इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट, इस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, ऐसे करके बहुत सारे हमको नज़र आते हैं। ठीक है, उसकी सरफेस पे जैसे देखो ये एक रखा हुआ है, ये तो एस्ट्रोनॉइड है, सॉरी यहाँ नहीं है, मतलब ऐसे हमें बहुत सारे वहाँ पे गड्ढे नज़र आते हैं। ओके, तो द सरफेस, तो दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस लुक एट द फुल मून ऑब्जर्व दीज शैडोज। जब हम फुल मून को देखें तो हमें देखने को नज़र आते हैं, कभी कभी कहीं काले काले नज़र आते हैं, तो काले काले जो धब्बे नज़र आते हैं वही वहाँ पे क्या बहुत सारे गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एस्ट्रॉयड की। डन, एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज। अगर हम यहाँ पे देखें, स्टार देखा, प्लैनेट देखा, सैटेलाइट देखा, तो यहाँ पे बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। और जो छोटी छोटी बॉडीज उनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। ठीक, अब ये कहाँ मिलते हैं, ये भी एक पॉइंट कि ये कहाँ पे होंगे, तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। हमने पीछे देखा था पिक में, है ना, फिगर 1.2 अभी बोल भी रहे हैं और हमने देखा भी था। तो अब क्या होता है कि साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। ये जो हम एस्ट्रॉयड की बात करते हैं, एस्ट्रॉयड कहाँ से बने? एस्ट्रॉयड जो बने हैं वो एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक, मतलब प्लैनेट से ही बहुत टाइम पहले वो टूट टूट के अलग होते चले गए और वहाँ से ये एस्ट्रॉयड बन गए। ओके, तो ये एस्ट्रॉयड की कहानी होगी। अब आगे पॉइंट हमारा एक मिलता है मेस्ट्रॉयड, सॉरी मेट्रॉइड्स। अभी मेट्रॉइड की बात कर लेते हैं कि मेट्रॉइड क्या है। चलो,
देखते हैं। तो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेट्रॉइड्स। ठीक, समटाइम अभी कुछ टाइम क्या होता है कि समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अर्थ के पास आ जाते हैं और उस पर गिरने के लिए ही चले जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब कोई यहाँ पे मेट्रॉइड्स जो आते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर, और एयर की फ्रिक्शन की वजह से इनको हीट मिलती है, और हीट मिलते ही ये क्या कर जाते हैं, जलने लगते हैं, और इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इनमें लाइट निकलती है। तो समटाइम्स अ मेटोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड, अब कभी कभी ये होता है कि पूरा नहीं जलता है, तो आके वो कहाँ पे, अर्थ पे गिरता है, और यहाँ पे इसमें बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे कर देता है आके। ओके, तो आगे चलते हैं। तो डू यू सी अ विट इज ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ। हाँ, एक ये अच्छे से पॉइंट और एक हमको मिला कि ये कहते हैं कि ग्लोइंग पाथ है ना। कभी कभी नाइट में अगर हम देखें तो एक अभी सिटीज़ का तो ये माहौल हो गया कि इतनी लाइट वाइट रहती तो देखने को नहीं मिलता। ये देखो फिलहाल अभी आप गांव साइड में जाएं या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आसपास लाइट बहुत ज़्यादा ना हो, वहाँ से हम इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखो पार्ट, ये आपको देखने को मिल रहा है वाइट वाइट सा, ये वाला है ना। ये ऐसे नहीं, एक रिवर टाइप की बनी हुई है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। कभी कभी आपने बचपन में सुना हो, बचपन में इसकी एक कहानी अलग ही टाइप की है। ये वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं ये है ना, बोल देते कि हाथी की रास्ता है, ये किसकी रास्ता है, हाथी की रास्ता है बोले ये है ना। तो ये एक टाइप, ये मिल्की वे है हमारा, हाथी की रास्ता हो कुछ नहीं है ये, ठीक है। और उसी मिल्की वे का एक पार्ट, एक हिस्सा हमारा सोलर सिस्टम भी है। तो ये हमारा एक मिल्की वे है। चलो देखते हैं। तो जो ये हमें वाइटिस ब्रॉडबैंड ये देखने को मिलता है ना, ये वाइटिस ब्रॉडबैंड हमारा जो दिखता है, जो एक ग्लोइंग पाथ की तरह दिखता है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। तो इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये क्या है, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ये बैंड हमारा क्या है, ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये किसका हिस्सा है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का हिस्सा है। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। तो अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशियंट टाइम, इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इसमें कह रहे हैं कि पुराने टाइम पे, जो एंशियंट टाइम पे, जो यहाँ पे इंडिया में ये सोलर सिस्टम के बारे में या उसको पाथ को जब देखते थे भाई, वाइटिस था एकदम सा, है ना। तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, रिवर टाइप की है, तो उसको आकाश गंगा बोल दिया। तो अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस स्टार होते हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये सब होती हैं गैलेक्सी में। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। सोचो, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं, कि ऐसी छोटी छोटी, ये गैलेक्सी छोटी नहीं, ऐसे एक सोचो गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होते हैं, और अपना सोलर सिस्टम ऐसे जाने कितने सोलर सिस्टम है, उसके बाद वो गैलेक्सी बनी। अब ऐसी जाने कितनी गैलेक्सियाँ हैं, क्या लिखा है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स डस्ट एंड गैसेस। तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, कितनी मिलियंस गैलेक्सीज हैं, और उन मिलियन गैलेक्सीज से मिलके क्या बना है हमारा, उन सबसे मिलके बना है हमारा यूनिवर्स। समझे। तो क्रिएशन यूनिवर्स का इतना छोटा सा नहीं है, चलते ही चले जाओ। और अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, नहीं पता किसी को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट अभी तक लगे पड़े हैं फाइंड आउट करने में कि कहाँ तक क्या है। तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बस हमको ये पता है कि हम इस यूनिवर्स में हैं, कहाँ तक क्या है ये हमको नहीं पता है। ठीक, फिलहाल एक ये पिक हमें बहुत अच्छा मदद करेगी समझने के लिए। देखते हैं इस पिक के बारे में थोड़ा सा। जैसे ये देखो, हम यहाँ से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इस पिक के साथ। ओके, कैसे रिलेट करते हैं ये देखते हैं ज़रा। जैसे ये समझो कि बीच में हमारी ये जहाँ पे इन्होंने एक गर्ल बना रखी है, ये तो हमारा अर्थ मान लो, अर्थ पे हम हैं, तो अर्थ की ये ऑर्बिट हो गई यहाँ अर्थ। ठीक, अर्थ,
अर्थ हमारा किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। डन। फिर से एक बार देखते हैं, अर्थ जो हमारी वो किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में मिलके क्या बना है? मिल्की वे गैलेक्सी बनी है। ठीक, और ऐसी बिलियंस गैलेक्सी मिलके क्या बना है? यूनिवर्स बना है। तो फिलहाल इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। अभी तक साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, पता कर रहे हैं ब्रह्मांड कैसे बना, कहाँ से आया, यूनिवर्स कैसे बना, चल रहा है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है ना, बिग बैंग थ्योरी और दुनिया भर की ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम जो क्लास 6 में देख रहे हैं वो इतना ही। ओके, तो हम देख सकते हैं कि अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी और विच इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक, ओके। तो और थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड फैक्ट द कंटिन्यूस मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज। तो ये कैसे हैं, इसके बारे में सोचो बैठ के। फिलहाल हमें ये पता है कि हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं, और यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सियाँ बहुत सारी, उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बहुत सारे हैं, और उसी सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम का हमारा अर्थ एक हिस्सा है, और उसी अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। फिलहाल इतना समझ लो। ओके, तो यहाँ एक्सरसाइज आ गई, उसको छोड़ो। कुछ पॉइंट थे अच्छे अच्छे, उन पॉइंट्स के पीछे चलते हैं थोड़ा सा। इसके साइड में लिखे हुए हैं डू यू नो वाले फंक्शन में, ये वाली पिक जरूर देख लेना, है ना। इसको हम एक बार फिर से रोक देते हैं। और जो ये है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, फिर इसके बाद ये देखो सैटर्न है, ये यूरेनस है ना। इसके नीचे ये बहुत अच्छा सा लिखा था। चलो फिलहाल हम फैक्ट्स पे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये है हमारा फर्स्ट फैक्ट, पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके आसपास क्या बनी हुई? इनके पास रिंग्स बनी हुई हैं, और दीज आर बेल्ट ऑफ द स्मॉल डेवरस। तो दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। उनमें पीछे पिक भी दिखाई थी, उसके आसपास ने दिखा है सैटर्न के आसपास रिंग टाइप की बनी है। तो ऐसे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के आसपास ऐसे रिंग बनी हुई हैं। पहला हमारा ये फैक्ट खत्म। सेकेंड हम चलते हैं आगे। फिलहाल फिर से देख लो दोबारा, ये रहा हमारा सैटर्न। ठीक है, थोड़ा सा PDF है, लेकिन ये देखो सैटर्न के आसपास हमारा ये बन रही है रिंग टाइप की ऐसे। तो ऐसे इनके आसपास रिंग बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं हम फटाफट से। हाँ, ये एक ये कहते हैं डू यू नो। डू यू नो, ये कह रहे हैं कि शोल, शोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सूर्य देवता को रोमन में शॉल कहा जाता है, तो शोल कहते थे उनको। ये नाम याद कर लें कि रोमन में सूर्य भगवान को क्या कहते थे? उनको भगवान, और भगवान में उनको शोल कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि सोलर, सोलर का मतलब क्या है? सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। ओके, तो द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सोलर का मतलब क्या है? रिलेटेड टू द सन, और जो फैमिली ऑफ द सन है उसको इसलिए सोलर सिस्टम कहा गया। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वर्ड ओरिजिन के। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हम कहीं से भी एक यूज करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ओरिजिन होता है, कोई ग्रीक वर्ड है, कोई कुछ वर्ड है, ऐसे करके। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ये जियो लिखा हुआ है। ठीक, जियो मतलब जी। अब इसमें लॉजी जोड़ दो, तो जियोलॉजी मिलके हमारा क्या बना? स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी का मतलब जियो प्लस मेट्री कर दो, जियोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। एंड हम बात करेंगे जियोइड की। ऑइड अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या? रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये डन। आगे चलते हैं। डू यू नो ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन द फैशनाइज गैजिंग एट द नाइट स्काई। तो दोज हु स्टडी द कलर्स, हाँ ये चीज, दोज हु स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? जो हमारे कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, उनके मूवमेंट के का स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और एक नाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है हमेशा, आर्यभट्ट जी का। किसका? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। ओके, उन्होंने क्या बोल रखा था आर्यभट्ट जी ने?
उन्होंने बोला था ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स साइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सोचो उस टाइम कुछ भी नहीं था, आज के टाइम में तो बहुत कुछ चीज़ें मिल गई, जब से ये जर्मन और दुनिया भर के यो अरे ग्रीक व्रीक निकल के आए ना, तब तो बहुत कुछ आ चुका था ये। बट उनके टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने क्या बोल दिया था कि द मून द प्लैनेट साइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सनलाइट की वजह से ये ऐसा होता है। तो द टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज की डेट में सब किसको ढूंढने में लगे पड़े, अभी हम बात कर रहे थे ना पीछे यूनिवर्स की, सब यूनिवर्स को ढूंढने में पड़े। तो ढूंढने दो, चलो जब मिल जाएगा तो हम भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। एक ये फैक्ट, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ द किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब 3 इंटू, एक दूसरी तरीके से इसको हम लिख लेते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से जो हमारा लाइट है वो चलता है। ठीक है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी लाइट चलती है। मीटर पर सेकेंड में देखेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे उसको। और सन से अर्थ तक लाइट आने में जो टाइम लगता है वो लगभग कितने का, 8 मिनट का टाइम लगता है। लगभग 8 मिनट लग जाते हैं सन से अर्थ तक लाइट आने में। तो ये एक पॉइंट हमारा इसमें याद रखना कि सन से अर्थ तक आने में टाइम कितना लगता है, 8 मिनट लगते हैं उनको। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, और मीटर पर सेकेंड में जाओ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। ओके, नेक्स्ट और इंसाइट एक हमारा फैक्ट है, ये कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टैप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि फर्स्ट पर्सन कौन था जो मून पे पहुंचा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और वो कब पहुंचे थे, 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि मून हमारा एक सैटेलाइट है ना। तो सैटेलाइट होते क्या हैं ये देख लेते हैं। तो सैटेलाइट इज अ कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। ऐसी कैलेस्ट्रियल बॉडी जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है इन द सेम वे दैट द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जैसे सन के आसपास प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही प्लैनेट के आसपास सैटेलाइट घूमती है। और हमने बात की अभी कि हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक मून है, और वो हमारा मून को हम लोग नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक, वो नेचुरल सैटेलाइट भी दो बहुत सारे टाइप की हमें देखने को मिल जाती है। फिलहाल हम यहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन मेड की बात करें तो नेचुरल हमारे पास मून है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट बहुत सारे अभी बना बना के दुनिया भर की कंट्रीज भेज रही हैं, है ना। तो वो ह्यूमन सैटेलाइट क्या होता है, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। जो हम लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं, नेट वगैरह चलाते हैं, कैसे सैटेलाइट से तो कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। अब ये लगाए कैसे जाते हैं, तो इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड अराउंड द अर्थ। कुछ यहाँ पे अपने पास रखे हुए हैं कि यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स कुछ हैं जो स्पेस में पहुँचाए जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पेस आर इनसैट है, IRS है, एडूसैट है, ये करके अपने पास इंडियन सैटेलाइट हैं जो स्पेस में पहुँच चुके हैं। ओके, जैसे ये देखो इन्होंने पहुँचाते कैसे हैं वो पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है अपने पास। ठीक, कि पहले इन्होंने क्या किया, पहले तो रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक, अर्थ से बाहर उसको निकाला गया ये, और उसके बाद अब फिर क्या किया, रॉकेट जब स्पेस में पहुंच गया, ये वाला पार्ट देखो, है ना। तो ये इसने सैटेलाइट हमारा यहाँ पे छोड़ा और ख़ुद यहाँ पे अलग हो लिया, और उसके बाद ये सैटेलाइट देखो उसके इस ऑर्बिट में छोड़ के निकल आए। ठीक, तो ये ऑर्बिट में उसको स्टेबल कर दिया, ये ह्यूमन मेड है। ओके, तो इतनी सी कहानी थी हमारे इस चैप्टर की। तो ये हमारा चैप्टर फिलहाल फिनिश होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, अगर आप इसके क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो देख लें आसानी से, और उनके आंसर भी आप कर सकते हैं। टिक द करेक्ट आंसर जितने आपने पढ़े हैं तो ये फिनिश कर लें आप। FIB करके हैं, एस्ट्रॉयड कहाँ कहाँ होते हैं, किसके बीच में होते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये कहानी फिलहाल आप इतना एक बार ढंग से पढ़ लें इसको, और आशा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी। और NCERT पैटर्न वैसे भी हमेशा से बेस्ट है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू आप
एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा। फिलहाल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया और इसके बाद अभी हम चैप्टर सेकंड करेंगे नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हमने 6 से स्टार्टिंग की, तो पहले 6 वाले सारे सब देखेंगे, उसके बाद हम 7 देखेंगे और उसके बाद हम 8 देखेंगे। बस ऐसे ही देखते चले जाएँ। और जो हमने पॉइंट किए हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं आपको और जो पॉइंट बताए हुए हैं, बस यही पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अपनी कॉपी में लिख लें और कॉपी में लिखने के बाद इन पॉइंट्स को पढ़ते रहें। बस यहीं से हमारा सारा का सारा सिस्टम बन जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो बताएं, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें।